हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट, इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसकी जो पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज है आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे ही चैप्टर के इकोनॉमिक सेक्शन के प्लेलिस्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे जाके आप सारे चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन द ईयर डैश। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो पहली बार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1980 में दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी जो भी नीड्स हैं प्रेजेंट जनरेशन की, आज की जनरेशन की जो नीड्स हैं उनकी नीड्स भी पूरी हो जाए, और साथ साथ में आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी भी नीड्स पूरी हो जाए। मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आज की जनरेशन की नीड्स प्लस आने वाले फ्यूचर जनरेशन की नीड ईजिली पूरी हो जाए। ये जो कंसेप्ट है कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल इनकम शुड बी इंक्रीज फॉर अ डैश टाइम। बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ना चाहिए। कब तक के लिए? किस समय के लिए? लॉन्गर टाइम, ठीक है। यानी लंबे समय तक अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पर कैपिटा इनकम मींस डैश इनकम ऑफ ए पर्सन। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज इनकम का मतलब होता है, मान लीजिए 5 लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे, तो हर एक व्यक्ति कितना रुपये कमाएगा? तो 100 को 5 से क्या कर दो, भाग दे दो 20, यानी कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में 20 रुपीज़ आ रहे हैं। तो 20 रुपीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम, या फिर इसको बोलेंगे हम एवरेज इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना है, ठीक है। जो बच्चों की मृत्यु दर है, ठीक है, सॉरी, वो भारत में 2011 के सेंसस के अनुसार कितना है? तो वो है कितना? 44 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के अनुसार जो सेक्स रेशियो इंडिया में वो कितना है? तो वो है 943 पर 1000 मेल्स में 943 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है हमारे पास वो कितना है? तो वो हमारे पास है 74%। मतलब कि 74% लोग भारत के अंदर जो है वो लिटरेट है, यानी कि पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, PQLI वर डिजाइन बाय डैश। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये मॉरिस के द्वारा डिजाइन किया गया था। साइंटिस्ट ने मॉरिस इनके द्वारा। नेक्स्ट है PQLI यूज डैश इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। PQLI में किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि आर्थिक विकास जो है वो हो रहा है? तो इसमें 3 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक एवरेज इंसान कितनी ज़िंदगी जीता है, कितने साल जीते हैं। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि वहाँ पर जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कितनी है, ठीक है। इसके बाद बेसिक लिटरेसी रेट इंडेक्स, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने पढ़े और लिखे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद HDI वर डिज़ाइन बाय डैश। HDI किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कब? 1990 में, ठीक है। उसके बाद HDI यूज़ डैश इंडिकेटर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो HDI है वो कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करता है आर्थिक विकास को मेज़र करने के लिए? तो पहली चीज़ वो कौन सी चीज़ यूज़ करता है? लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितना लंबा लोग जीवन जीते हैं। दूसरी एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, कि देश के अंदर जो बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कितने समय तक एजुकेशन लेते हैं, मतलब कितना एजुकेशन लेते हैं, ठीक है।
और जैसे मान लीजिए कि 10 साल तक की उम्र के बच्चे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10 से मान लीजिए 17 साल तक के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट, रियल पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो रियल पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, ये भी इसमें मेज़र की जाती है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 2 के जो लेक्चर वाले वीडियो उसमें सभी में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ पर जाके इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ए हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंजेस, बी हमारे पास क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आ जाती हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब कि जो क्वांटिटी में चेंज होता है। एग्जांपल के मान लीजिए देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब देश के अंदर पैसा बढ़ रहा है, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। मगर लोगों की जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, मतलब कि लोग क्या समझदार हो रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा एनवायरनमेंट आ रहा है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। मतलब आप इसे गिन नहीं सकते मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देश के लिए क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही तरह के चेंजेस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों ही चाहिए होते हैं। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो हो गया ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट बिलो द एज ऑफ डेथ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, वो कितने बच्चों की मृत्यु दर पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है 1 ईयर कि मतलब 1 साल या उससे कम उम्र के कितने बच्चे पैदा होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको जब हम मेजर करते हैं इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQLI वर डिजाइन बाय, PQLI किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो आंसर है मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द HDI रैंक ऑफ इंडिया इन 2021। HDI की रैंकिंग जो दी गई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी 2021 में, तो ये थी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द BPL पॉपुलेशन ऑफ केरला बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं केरला के अंदर, तो ये है 7.05%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर BPL अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की सेंसस के अनुसार जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो इंडिया के अंदर कितने परसेंट है, तो वो है 21.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर वाइल गिविंग बर्थ टू, ठीक है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि मतलब माता मृत्यु दर जो है कि बच्चे को जन्म देने के अनुसार कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये कितनी माताओं पे ये जज किया जाता है, ये 10,000, ठीक है। मतलब हर 10,000 मदर्स पर ये चेक किया जाता है कि कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ट्रू फॉल्स है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो आर्थिक विकास है वो सतत एक प्रोसेस है, हाँ, तो वो सतत प्रोसेस है, इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। यानी कि लगातार चलने वाली धीरे धीरे एक प्रक्रिया, ये एकदम से नहीं हो जाता आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर आइडेंटिकल टर्म्स, ठीक है। बोले इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये दोनों एक ही टर्म है, तो इसका आंसर है गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ होगी। मगर डेवलपमेंट का मतलब कि आपकी चेतना बढ़ रही है, आपकी समझ बढ़ रही है, ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि देश में आर्थिक तरक्की हो रही कि नहीं हो रही, मतलब लोगों की देश की GDP बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आप इसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है क्या, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लोगों में समझ आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जैसे टर्म नहीं, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ये एक जैसे टर्म है, तो नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, वो अच्छा इंडिकेटर है आर्थिक विकास को नापने का, ठीक है, तो ये इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। पहली बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है वो यूज़ किया गया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के द्वारा, इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बोल रहा है कि देश के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जिनके उनकी एवरेज इनकम को बोला जाता है। जैसे आपको बताया था, मान लीजिए 100 लोग हैं टोटल,
और 100 रुपये अर्निंग है टोटल, और कितने लोगों की तरह, देश के रेजिडेंट मान लो, देश के टोटल लोग हैं 5, तो 5 लोगों की तरह 100 रुपये कमाए गए, तो पर कैपिटा इनकम कितनी की 20 रुपये। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इनकम है देश के सभी निवासियों की, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQLI वर डिजाइन बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। PQLI को UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HDI इंक्लूड्स ओनली इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। HDI में सिर्फ इनकम बेस्ड इंडिकेटर को ही यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है गलत, यानी सिर्फ इनकम जैसी चीज़ों को ही देखा जाता है, तो गलत नहीं। इसमें आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखते हो, लॉन्गेटिविटी को भी देखते हो, ठीक है, लोग कितने लिटरेट है, इन सारी चीज़ों को भी आप इंक्लूड करते हो, तो सिर्फ इनकम बेस्ड इंडिकेटर को नहीं इंक्लूड किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंजाब इज ए परफॉर्मिंग वेल इन ऑन BPL पॉपुलेशन इज कम्पेयर टू बिहार। तो बोला बिहार की तुलना में पंजाब जो है वो BPL पॉपुलेशन में, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसमें बेहतर कर रहा है, तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिहार सेक्स रेशियो इन द फेवर ऑफ फीमेल। बोला बिहार में सेक्स रेशियो जो महिलाओं के फेवर में, तो गलत, ठीक है, महिलाओं की सेक्स रेशियो बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, केरला इज परफॉर्मिंग वेल ऑन लिटरेसी रेशियो एज कम्पेयर टू पंजाब एंड बिहार। बोल रहे केरला जो है वो लिटरेसी रेशियो में पंजाब और बिहार की तुलना में अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। चलिए यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स भी हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म राइज इन GDP। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग टर्म राइज इन GDP विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लंबे समय में आपकी देश की GDP भी बढ़नी चाहिए और साथ साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें भी क्या आना चाहिए, सुधार आना चाहिए, ठीक है। यानी कि लोगों के पास सिर्फ पैसा ही ना है, देश के अंदर सिर्फ मशीन्स का ही डेवलपमेंट ना हो, पर कैपिटा इनकम का ही डेवलपमेंट ना हो, बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी सुधरनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पैसा आ गया लेकिन लोगों के अंदर बिल्कुल समझ नहीं है, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही चीज़ों का रोल होता है, यानी जिससे आप काउंट कर सकते हैं उस चीज़ का भी रोल है, और जिससे आप काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों का भी रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलेंगे, क्वालिटेटिव राइज इन गुड्स एंड सर्विस। जब देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जब क्वांटिटेटिव राइज होता है, क्वांटिटेटिव जिससे आप काउंट कर सकते हैं, उन चीज़ों में देश के अंदर बढ़ोतरी होती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, सतत विकास। डेवलपमेंट मीटिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट, ऐसा विकास जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करे, एंड फ्यूचर और भविष्य के जो जनरेशन है उसकी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं, विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और साथ साथ में पर्यावरण जो उसकी भी सुरक्षा कर रहे थे, इसको हम एक साथ बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी प्रेजेंट की नीड पूरी कर रहा है, फ्यूचर की नीड पूरी कर रहा है और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलेंगे, टोटल इनकम, वो पूरी की पूरी इनकम जो वेजेस के रूप में आती है, रेंट किराए के रूप में आती है, इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में आती है, प्रॉफिट यानी लाभ के रूप में आती है, अर्न बाय रेजिडेंट इन अ ईयर, कि देश के जो निवासियों की तरह एक साल के अंदर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जो टोटल इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, तो एवरेज इनकम पर पर्सन, हर व्यक्ति के हिस्से में एवरेज जो इनकम आ रही है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, जो नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से। नेशनल इनकम मतलब देश के टोटल लोग कितना कमा रहे हैं। मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, वही एग्जांपल देखो कि 5 लोग हैं देश के अंदर और टोटल वो 100 रुपये कमा रहे हैं, और पॉपुलेशन कितनी 5 लोगों की, तो डिवाइड जब इससे करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज इनकम बोलेंगे, यानी पर व्यक्ति के हेड में जो इनकम आ रही है उसको हम बोल देंगे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको बोलेंगे, डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। हर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए 1000 में से 10 बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक है। हर 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें मान लीजिए 100 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशो। सेक्स रेशो किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, की हेल्थ की सुविधा है आपके पास, एजुकेशन की सुविधा है, एम्प्लॉयमेंट की सुविधा और अदर फैसिलिटीज़ हैं, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिसके पास ये सारी सुविधाएं होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपैंड PQLI। PQLI को एक्सपैंड करो, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, की एवरेज जो इंसान है वो कितने साल जीता है। ठीक है, उसको मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट, लोगों की वो आबादी जो लिख और पढ़ सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंड HDI की फुल फॉर्म बतानी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा क्या होती है, पीपल अनेबल टू मीट बेसिक नीड्स एंड लिविंग इन पॉवर्टी, एज वो लोग जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड इन इंडिया। भारत के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हर मंथली में पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति जो है कितना कंजम्पशन करे, चीज़ों का कितना इस्तेमाल कर पा रहा है, मतलब कि क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो पेट भर के भोजन कर पाए, क्या उसके पास इतना पैसा है कि मतलब वो एजुकेशन ले पाए। ठीक है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ नहीं कर पा रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, कि पर कैपिटा कितना उपभोग कर रही है, ठीक है, कितना यूज़ कर रही है, अपने कितना खर्च कर रही है। ठीक है, इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या बोलते हैं कि पॉवर्टी कितनी है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन BPL। बोल रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी BPL के अंडर है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, तो कितने प्रतिशत है, 21.9% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉवर्टी लाइन आर फिक्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो ग्रामीण और अर्बन शहरी इलाकों में क्या फिक्स की है, तो 20 रुपीज़ रूरल, 20 रुपये रूरल यानी कि जो क्या बोलते हैं ग्रामीण व्यक्ति के लिए, और 25 रुपये शहरी व्यक्ति के लिए। वो प्लानिंग कमीशन के अनुसार 1962 में प्लानिंग कमीशन के अनुसार पर ईयर डिसाइड की गई थी कि पर ईयर हर व्यक्ति को एटलीस्ट इतना जो है वो कंज्यूम करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड BPL। पर कैपिटा इनकम और BPL के अनुसार विच स्टेट इज सुपीरियर, कौन सा स्टेट आगे है, केरला, पंजाब और बिहार में से, तो केरला की पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में भी, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे भी वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेशियो विच स्टेट इज सुपीरियर। सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेशियो में कौन सा स्टेट जो है वो सुपीरियर है आगे, इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच स्टेट इज सुपीरियर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की तुलना में कौन सा स्टेट सुपीरियर है, यानी कि कौन से राज्य में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर कम है। ठीक है, तो उसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट विच स्टेट इज सुपीरियर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब माता मृत्यु दर, कितनी माताओं की डेथ हो जाती है बर्थ देते समय बच्चों की हर 10,000 में से, वो किस स्टेट में बेहतर कंडीशन है, तो इसका आंसर है केरला में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। तो अब हम करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है ये आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देखने हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशनल है, मतलब इसमें सिर्फ एक चीज़ ही देखी जाती है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़, कि देश में कितना पैसा अर्न हो रहा है, कितनी GDP बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ को देखा जाता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें देखी जा रही है। यानी देश के अंदर जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये भी देखेंगे, मगर साथ साथ इस भी चीज़ को देखेंगे कि उस देश के अंदर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, क्या लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या उनको इंसाफ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें देखी जाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो रेफर्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें यही फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, पैदावार की जाए। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, फोकस ऑन वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें लोगों की वेलफेयर भलाई के बारे में देखा जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी लाइफ की स्टैंडर्ड कैसा है, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कंसेप्ट यूज मेनली फॉर डेवलप नेशन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है ये ज़्यादातर जो देश विकसित देश हैं, जो डेवलप देश हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। मगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये यूज़ फॉर डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशन, ये जो देश डेवलपिंग हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और साथ साथ में जो अंडर डेवलपमेंट जो अभी विकसित नहीं हुए, इन नेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट, ये विकास के बिना भी संभव है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि कोई देश बंदूकों का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, और ढेर सारी बंदूकें प्रोडक्शन करके वो अलग अलग कंट्रीज में बेच रहे हैं, तो बहुत सारी बंदूकों का भी प्रोडक्शन करके किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप भी बढ़ जाती है, किसी उल्टी पुल्टी चीज़ का आप प्रोडक्शन करोगे तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। मगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है नीड्स ग्रोथ ब्रिंग चेंजेस, इसमें ऐसी ग्रोथ की ज़रूरत होती है जो बदलाव लेके आए। ठीक है, हर लाइफ की हर एस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ थी, हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो मोटे तौर पे इतना याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को मेज़र करते हो जिससे आप गिन सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप उन चीज़ों को मेज़र करते हो जिन्हें आप गिन नहीं सकते। ठीक है, मगर वो इंपॉर्टेंट होती हैं साथ साथ में। ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, जैसे कि व्यक्ति की हाइट बढ़ती जा रही है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा, मतलब एक तरीके से ग्रोथ में आ जाएगा। मगर एक व्यक्ति की समझ बढ़ रही है और चेतना बढ़ रही है, इसको हम डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट नेसेसरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है। तो देखो, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स विद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा कर रहा है, साथ साथ में किसके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ, कि पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है इसकी, तो पहला सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन, ताकि हमारे पर्यावरण का पतन होने से इसे रोका जा सके। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है इसको मेंटेन किया जा सके, मतलब प्लांट की स्पीशीज, एनिमल की स्पीशीज को मेंटेन रखा जा सके, ऐसा ना हो कि ये लोग विलुप्त हो जाए। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन, हमारी प्रेजेंट जनरेशन जो और फ्यूचर जनरेशन है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ की मतलब जीवन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। इंश्योर फेयर रिसोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन जो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बाकी लोगों के हाथ में कुछ बचे ही ना, यानी कि रिसोर्सेज का फेयर यूज़ किया जा सकते हैं। ठीक है, सही से यूज़ किया जा सके बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट ए नोट ऑन द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, ये हम ये क्वेश्चन पूछा, मतलब सेम ही क्वेश्चन है जो ये पिछला वाला क्वेश्चन है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड, वही यहाँ पर भी आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। मगर एक बार फिर इसको भी पढ़ लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, तो आंसर करंट पॉलिसीज कॉज पोल्यूशन रिसोर्स डिप्लीशन, क्योंकि आज के समय की जो पॉलिसीज़ है, जो कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आती हैं, उससे सिर्फ पोल्यूशन हो रहा है और रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारे संसाधन सिर्फ वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सेकंड पर ओवर यूज़ ऑफ कोल, पेट्रोलियम, वाटर, एयर, कोल का, पेट्रोलियम का, वाटर का, एयर का, इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डैमेज इज इरिवर्सिबल, और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो इरिवर्सिबल, मतलब आप उसे दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, आप दोबारा ला नहीं सकते, बहुत लंबा समय लगता है उसको लेके आने में वापस। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंट जनरेशन ड्यूटी टू गिव हेल्दी एनवायरनमेंट टू नेक्स्ट। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन की ड्यूटी है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ऐसा ना कि सब कुछ तबाह करके बैठ जाए। ठीक है, और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी बचे ही ना। नेक्स्ट है हमारे पास, विदाउट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन इनहेरिट पॉल्यूशन एंड रिसोर्स स्कैसिटी,
बिना सस्टेनेबिलिटी के क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम सिर्फ पोल्यूशन ही दे पाएंगे और रिसोर्स स्कैर्सिटी मतलब संसाधनों की कमी ही दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बोलो फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम ओनली डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वजह से जो फोकस है उसको डेवलपमेंट से छोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ कैन वी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय नेशनल इनकम। बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम नेशनल इनकम से किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से नाप सकते हैं। तो आंसर है हायर नेशनल इनकम। अगर देश की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो हायर डेवलपमेंट, देश का विकास भी ज़्यादा होगा। अलाउस गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर ऑन वेलफेयर। अगर सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार जो वेलफेयर पे, जनता की भलाई के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, रोड्स, पार्क्स वगैरह, ठीक है, और भी इनोवेशन की जितनी भी चीज़ें वो सरकार आप पे इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज मस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, और ये साथ साथ में बहुत लंबे समय तक बढ़ना चाहिए, ठीक है। राइजिंग नेशनल इनकम हेल्प इन प्लानिंग पॉलिसीज। अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो पॉलिसीज को और अच्छे से प्लान किया जा सकता है। इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों की जीवन के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। वही बात है ना कि अगर आपके घर में फिक्स अमाउंट की इनकम आ रही है तो आप उससे कुछ ही प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर इनकम बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय पर कैपिटा इनकम। हम लोग पर कैपिटा इनकम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो आंसर है पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये क्या बताता है, शोज एवरेज इनकम पर पर्सन। तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज़ करते हैं। हायर पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होगी, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर कुछ ही चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, मगर आपके पास 1000 रुपये आ रहे हैं तो आप उसे अलग अलग डायमेंशन में अपनी बेहतरी के लिए और बेहतर खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों का खर्च बढ़ेगा और अलग अलग फील्ड में, स्किल्स में वो उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इनइक्वालिटी रिड्यूसेस रिलायबिलिटी, ठीक है, मगर असमानता जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे रिच में होल्ड मोर शेयर, रिचों के पास, जो अमीर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि देखिए 5 लोग मिलकर अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना है, 20 रुपीज़ है। मगर इनमें से 5 में से एक ही व्यक्ति मान लीजिए 80 रुपये कमा रहा है और बाकी के 4 लोग 20 रुपये कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम तो क्या हो गई, हर व्यक्ति जो है वो, अब अगर देखा जाए तो बहुत कम पैसा कमा रहा है, ठीक है, एक ही व्यक्ति के पास 80 रुपये है, तो पर कैपिटा इनकम धोखा भी दे जाता है, ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन बी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से किस तरह हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। हर 1000 बर्थ पर, ठीक है, हर 1000 बच्चों के जन्म पर 1 साल या उससे कम की उम्र के कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये क्या दिखाता है, शोज क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हर 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें कम से कम बच्चों की अगर डेथ होती है तो इससे क्या दिखाता है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है। अगर ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है तो इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया की खराब है, ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। लोअर IMR, ठीक है, IMR लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दिखाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बेहतर सुविधाएं हैं। यूनाइटेड नेशन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड एवरेज जो है 27.7 है, ठीक है, 27.7 है वर्ल्ड एवरेज। अगर 27.7 नंबर से अगर किसी भी देश का कम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो देश डेवलप्ड है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कि डेवलप नहीं है, यानी कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन बी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो से हम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स पर 1000 मेल, हर 1000 मेल्स पर फीमेल्स कितनी है, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। लोअर रेशियो, अगर रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होगा, पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की कंडीशन खराब होगी। हायर रेशियो तो क्या होगा, इक्वालिटी होगी, समानता होगी, बेटर अवेयरनेस, जागरूकता बेहतर होगी, ठीक है। आगे डेवलप नेशंस है बैलेंस सेक्स रेशियो एंड हाई सेक्स रेशियो, जो देश डेवलप्ड है वहाँ की सेक्स रेशियो बहुत बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
हाउ कैन बी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन का स्तर कैसा है, क्या अच्छी लाइफ है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अंतिम गोल क्या चीज़ है, बेटर लिविंग, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, ठीक है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सके, यानी कि गुड फैसिलिटीज़ मिल सके, कंफर्ट आराम मिल सके, एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिल सके। लो लिविंग स्टैंडर्ड, अगर लो लिविंग स्टैंडर्ड है, बेहतर जीवन है, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था भी पीछे जाएगी। डज इट रिफ्लेक्ट द ट्रू लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो विकास की सही परिभाषा को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है तो आप कितने भी विकास कर लो, वो विकास कहलाई गएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय PQLI, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। PQLI क्या होता है, इसके इंडिकेटर्स को हमें शो करना है। PQLI का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये क्या करता है, मेजर्स लिविंग स्टैंडर्ड वेलबींग, ये देखता है कि लोग कितना अच्छा जीवन स्तर जी रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ही मेजर करता है। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाते हैं, इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया है। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लोग कितना ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है, कितनी लंबी उम्र जी रहे हैं। साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये भी देखते हैं कि कितने 1 साल या उससे कम की उम्र के कितने कम बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिक लिटरेसी रेट, कि लोग कितना पढ़े लिखे हैं। इन तीनों चीज़ों को मेजर करता है क्या चीज़, PQLI, ठीक है। अगर मान लीजिए लोग ज़्यादा जी रहे, इसका मतलब क्या, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्ट्रेस वगैरह कम है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर है, ठीक है। बेसिक लिटरेसी रेट यानी लोग पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से PQLI को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय HDI, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। HDI क्या होता है, इसके इंडिकेटर को बताना, ठीक है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। UNDP के द्वारा 1990 में इसको लेके आया गया था, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, बेटर देन PQLI, ये PQLI से बेहतर है, क्योंकि इट इंक्लूड्स फैक्टर्स टू। इसमें कौन से फैक्टर्स ये इंक्लूड कर देते हैं, इनकम का भी फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं। इसके इंडिकेटर्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि जन्म के साथ ही वो व्यक्ति कितना लंबी उम्र तक जीता है, ठीक है। एजुकेशनल स्टेटस, कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। रियल पर कैपिटा GDP, यानी कि उसकी रियल पर कैपिटा GDP कितनी है। परचेजिंग पावर कितनी है, यानी कि वो कुछ खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है। यानी कि मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई भी सामान आ रहा है 100 रुपीज़ का, तो क्या मेरे पास परचेजिंग पावर है उसको खरीदने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है कि इसमें HDI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए नोट ऑन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल एट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने एनरोल हैं प्राइमरी लेवल पर, स्कूल्स में प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि हमारे नर्सरी से लेकर आपकी जो 5th स्टैंडर्ड तक की क्लास होती है उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब 6th से लेकर जो 10th तक की स्टैंडर्ड होती है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। टर्शरी मतलब कि उससे आगे +1 +2, ठीक है। तो बोले डिवाइडेड बाय टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बोल रहे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, यानी स्कूल के तीनों लेवल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए देश के अंदर मान लीजिए 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है। 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं। मान लीजिए 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है। मान लीजिए टोटल देश के अंदर 100 बच्चों की आबादी है, ठीक है, जो जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों लेवल के बच्चे आ जाते हैं। 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं इन तीनों लेवल को मिला के। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना आ गया, सिर्फ 20% आ गया, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी में क्या आ जाता है आपको बताते हैं, 5th में, सेकेंडरी में, 10th, टर्शरी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। स्कूल +1 +2 कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आ जाते हैं। शोज एजुकेशन पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये दिखाता है कि कितने बच्चे एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर केरला, पंजाब एंड बिहार ऑन इनकम बेस इंडिकेटर्स। केरला को, पंजाब को और बिहार को इनकम के इंडिकेटर है, इसके बेस पर क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को हम देखते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि पर पर्सन, हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी एवरेज इनकम आ रही है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं कि देश की टोटल इनकम कितनी है, इसको डिवाइड हम कर देंगे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है।
इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ये दर्शाता है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन का जो स्तर है वो कैसा है। इफ दिस इनकम इज मोर, अगर ये इनकम ज़्यादा होती है देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। अगर देखिए इनकम ज़्यादा होती है तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। देखो इनकम ज़्यादा होगी तो खर्च ज़्यादा करोगे आप अपनी हेल्थ में, डाइट में, ठीक है, अपनी एजुकेशन में, अलग अलग चीज़ों में खर्च करोगे। वही इनकम अगर कम होगी तो आप खर्च नहीं कर पाओगे, तो ओवरऑल आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगी। On the basis of given data, we can say that per capita income of the state Kerala, Punjab and higher than बिहार, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि केरला, पंजाब और बिहार में किसकी पर कैपिटा इनकम जो ज़्यादा है। तो अगर पंजाब की बात करें तो 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है 94,318 रुपये, मतलब सालाना एक व्यक्ति जो है वो पंजाब में 94,318 रुपीज़ अर्न करता है, ठीक है, उसकी पर कैपिटा इनकम है। वहीं केरला में 1,10,314 रुपये और बिहार में 31,199 रुपये। इस डेटा से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी, केरला की है, ठीक है, उसके बाद पंजाब की है। सबसे कम पर कैपिटा इनकम कितनी है, 31,199 बिहार की है, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं जो केरला है, ठीक है, केरला और पंजाब है वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसकी तुलना में, बिहार की तुलना में, ठीक है। तो ये तो पर कैपिटा इनकम की बात होगी। अब बात करते हैं हम बिलो पॉवर्टी लाइन की, यानी कि बीपीएल की, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो पॉपुलेशन है उसकी हम बात करते हैं। तो बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बोल रहा है ये आबादी का वो हिस्सा है जो अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं पूरा कर पा रहा है जीवन को जीने के लिए, ठीक है, उसको हम पॉवर्टी के अंडर लाई करते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑफ गिवन डेटा वी कैन से डैट पॉवर्टी रेशियो इज हायर इन बिहार। जो डेटा दिया गया है उसमें भी हम देखेंगे, उसमें बताया गया कि पॉवर्टी रेशियो जो है बिहार में बहुत ज़्यादा है अगर हम केरला और पंजाब की तुलना करें तो। अब डेटा को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स हैं केरला, पंजाब और बिहार। इनकम बेस्ड इंडिकेटर है एक तरीके से। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में केरला में सिर्फ 7% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल के अंडर आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पंजाब में 8.26% और बिहार में 33.74%, यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाली सबसे ज़्यादा आबादी किसमें, बिहार के अंदर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू केरला और पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कंपेयर केरला, पंजाब ने बिहार और नॉन इनकम इंडिकेटर्स। अब नॉन इनकम इंडिकेटर्स के आधार पर केरला, पंजाब और बिहार को हमें जज करना है, ठीक है, मतलब जिसमें इनकम नहीं शामिल है, इनकम के सिवा और चीज़ों को हम फैक्टर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो है हमारे पास इन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स वी नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर वी एनालाइज सेवरल सोशल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं, सबसे पहले सेक्स रेशो। सेक्स रेशियो रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, हर 1000 मेल में फीमेल की संख्या कितनी है, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो सेक्स रेशियो में हम देखते हैं केरला, पंजाब और बिहार की क्या कंडीशन है। तो केरला में जो सेक्स रेशियो 1084 है, मतलब कि हर 1000 पुरुषों में केरला के अंदर 1084 क्या है, फीमेल्स हैं, यानी कि केरला की सेक्स रेशियो बहुत ही बेटर है। पंजाब की 895 है, यानी हर 1000 मेल्स में 895 फीमेल्स हैं। बिहार में 918 नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे खराब कंडीशन बिहार की है, उसके बाद पंजाब की है, ठीक है, सॉरी, सबसे खराब कंडीशन पंजाब की है सेक्स रेशियो के मामले में, उसके बाद बिहार की है, और सबसे बेहतर जो है इसमें केरला की है, ठीक है। तो बोला ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट जेंडर रेशियो इज हाई इन केरला। केरला के अंदर जो जेंडर रेशियो है वो केरला में सबसे बेहतर है एज कम्पेयर टू स्टेट ऑफ पंजाब एंड बिहार, ठीक है। अगला दूसरा हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिटेल्स ऑफ इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ ईयर और पर 1000 लाइव बर्थ। हर 1000 बर्थ पर कितने, हर 1000 बर्थ पर 1 साल के या 1 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो केरला में हर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 12 बच्चों की डेथ हो जाती है। पंजाब में हर 1000 बच्चों में 30 बच्चों की डेथ हो जाती है। बिहार में 44। यानी यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कैन से दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर इन बिहार। बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि ये कम होना चाहिए। ज़्यादा है मतलब ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है, केरला और बिहार की कंपैरिजन में। केरला में सबसे कम है, बिहार में उससे ज़्यादा, सॉरी पंजाब में उससे ज़्यादा और बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या चीज़ है, माता मृत्यु दर। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मदर वाइल गिविंग बर्थ टू द 1 लाख नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। देश के अंदर हर 1 लाख
बच्चों के जन्म पर, हर 1 लाख बच्चों को जन्म देते वक्त कितने माताओं की डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, केरला में ये आंकड़ा 66 है, मतलब हर 1 लाख माताएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें से 66 मदर्स की डेथ हो जाती है। पंजाब में 155 है और बिहार में 219 है। अगर इस डेटा के बेस पर ही हम देखा जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है अगर हम केरला और पंजाब की तुलना करें तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये दर्शाता है कि बिहार के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बेहतर नहीं है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं है, इसका मतलब क्या, इससे साफ रिलेट होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं है तो वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बेहतर नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपस में लिंक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी बेहतर नहीं होंगे तो डॉक्टर्स अच्छे नहीं आएंगे, डॉक्टर्स अच्छे नहीं आएंगे तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, और साथ साथ में यानी कि देश के अंदर वहाँ की GDP भी जो है वो भी बेहतर नहीं है, यानी वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बेहतर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक हो जाती हैं। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की वो आबादी हु हैज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रीड एंड राइट, जो समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। केरला की लिटरेसी रेट 94% है, पंजाब की 75.84%, बिहार के 61% है। इसमें भी क्या देख सकते हैं हम लोग, इस डेटा के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि केरला की लिटरेसी रेट पंजाब और बिहार की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है नहीं समझ में आई तो इस चैप्टर के जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्लेलिस्ट में आप जाइए चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसको आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारे कंसेप्ट और डिटेल में समझ में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो किसी में डाउट नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF है, इजीली डाउनलोड करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।